नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बतौर वित्त मंत्री तीसरा बजट प्रस्तुत किए। बजट क्या होता है? किसी भी सरकार की वो विजन डॉक्यूमेंट कहलाता है। विजन डॉक्यूमेंट मतलब क्या करना चाहती है सरकार, उसके रोड मैप क्या है और उसी को लेकर सरकार किस तरह से पैसा आवंटित करती है। इसी का नाम है, आम बोलचाल में हम इसको बजट ही कह सकते हैं। किसको क्या मिला, किसके हिस्से में कितना गया और क्या सरकार आगे करना चाहती है, इन सारी बातों को समाहित करके बजट प्रस्तुत की जाती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर, उसकी प्राथमिकता को लेकर और सरकार की अगला कदम को लेकर चर्चा की। आइए पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा न्यूज 18 से। तीसरा बजट आज प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। बजट में क्या है और इसकी राज्य की प्रगति में, विकास में क्या असर होगा, हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। मुख्यमंत्री जी, ये बात कही जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना काल में बहुत कुछ संभव नहीं है, लेकिन आप निर्माण सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा फंड अलॉट किए हैं। चाहे 350 करोड़ का हॉस्टल की बात करें, नया रायपुर की बात करें, क्या ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए इस निर्माण सेक्टर पे फोकस करना जरूरी था? आज जब तक के लोगों के जेब में पैसा नहीं जाएगा तो फिर वो मंदी के कुप्रभाव में पूरा प्रदेश फंस जाएगा। और इसलिए हम लोगों ने जहां लोगों के जेब में पैसा डालने का काम किया, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निर्माण के लिए हमने खूब राशि दी है। चाहे सड़क निर्माण की बात हो, चाहे नए राजधानी की बात हो, चाहे हॉस्टल बनाने की बात हो, ये चाहे वो नए कॉलेज और स्कूल बनाने की बात हो, तो इसमें लगातार स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, इसमें हम लोग विशेष रूप से ध्यान दिए हैं। सड़क बनाने के लिए तो विशेष रूप से जोर दिया गया है। एक ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की बात हो रही थी। आपने न्यूज 18 के कार्यक्रम में बस्तर में भी ऐलान किए थे कि एक ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे, छत्तीसगढ़ की अपनी ब्रांड, अपनी पहचान होगी। क्या सी मार्ट उसी के तर्ज पे एक कदम है? सी मार्ट में जितने भी यहाँ उत्पाद होते हैं, चाहे कृषि का हो, चाहे लघु वनोपज हो, चाहे हमारे बुनकर हो, ये या फिर बेल मेटल में काम करने वाले लोग हों, वो सारे जितने भी उत्पाद छत्तीसगढ़ में होते हैं उसको एक छत के नीचे विक्रय करने की व्यवस्था होगी, ताकि उनको कीमत मिल सके। और दूसरा जो ग्राहक है, जो छत्तीसगढ़ी चाहे व्यंजन हो, चाहे यहाँ के उत्पाद हो, जो खरीदना चाहते हैं, यहाँ कपड़े हो खरीदना चाहते हैं, उनको एक छत में सब चीज एक साथ मिल सके। एक सवाल है मेरा कि वैक्सीनेशन को लेकर अब ऐलान किए हैं कि हम खुद वैक्सीनेशन कराएंगे, टीकाकरण कराएंगे अपने पैसे से, अगर केंद्र सरकार पैसा ना दे। केंद्र सरकार अभी तक के अनाउंस नहीं किया है कि कितना मदद करेंगे। केवल ये है कि 3 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेशन फ्री में करने की घोषणा की है। तो 135 करोड़ का देश है, केवल 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे तो बचत के वैक्सीनेशन कौन करेगा? भारत सरकार यदि उसके कार्यक्रम यदि घोषित होते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अपनी योजना लॉन्च करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कोरोना काल में कारखाना से लेकर कई सेक्टर में कमाई कम हो गई है, जिसका असर जीडीपी पर भी पड़ रहा है। लेकिन लोकहित में, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें या फिर किसानों को उनके उचित मूल्य की बात करें, भूपेश बघेल कह रहे हैं सरकार कहीं भी पीछे नहीं हटेगी। देखना होगा 21-22 में किस तरह की कोरोना प्रभावित करती है और आर्थिक स्थिति मंदी से कितने बाहर आता है। कैमरामैन इमरान के साथ प्रकाश चंद्र होता, न्यूज 18 छत्तीस। बजट के कोरोना का प्रभाव सभी लोगों ने देखा, सरकार ने भी स्वीकार किया है। कोरोना के चलते प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो गया है छत्तीसगढ़ में। केवल कृषि के क्षेत्र में काफी संभावनाएं दिखी, लेकिन कारखाना और बाकी जो निर्माण और बाकी सेक्टर है उसमें मंदी का असर साफ साफ दिखा। यानी कि बेरोजगारी जो बाकी सेक्टर में था वो ज्यादा रहेगा जब तक स्थितियां ना बदले। आखिर इन स्थितियों कब तक बदलेंगे? इस बजट का क्या असर होगा छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीति पर? इन सारी बातों को लेकर आज अगले आधे घंटे तक मेरे साथ आप रहेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान रहेंगे। प्रोफेसर रविंद्र वर्मे, वो अर्थशास्त्री हैं। रविंद्र वर्मे बहुत जल्दी हमारे साथ भी जुड़ेंगे। साथ ही
कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह और बीजेपी से संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ आज चर्चा में रहेंगे। मेहमानों का स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा आरपी सिंह साहब से। आरपी सिंह साहब, 4 नए लोगों को लाल बत्ती देने की भी आज मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया। 4 नए बोर्ड को बजट पे दे दिया गया है जगह। क्या सत्ता और संगठन की संतुलन के अलावा भी सामाजिक संरचना को भी ध्यान में रख के निर्णय लिया गया? आरपी सिंह साहब। देखिए होता जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। पूरे बजट के खाका को उठाकर देखेंगे आप होता जी, तो 38% धनराशि सामाजिक क्षेत्रों में खर्च करने जा रहे हैं हम। और संभवतः ये राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा है जब कोई सरकार अपनी कुल आय का 38% सामाजिक क्षेत्र पर और 39% आर्थिक क्षेत्र पर खर्च करने जा रही है। तो ये बताता है कि इस सरकार की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ का हर एक नागरिक है, चाहे वो गांव का किसान हो, शहर का मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या पत्रकार हो। आपने देखा होगा कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार के 2 साल पूरे हुए थे तो उन्होंने एक नया नारा दिया था कि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। तो छत्तीसगढ़ के खोए हुए स्वाभिमान को आगे बढ़ाना, उसको स्थापित करना, यह हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। आज भी आपने देखा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे तो उनके हाथों में कोई सूटकेस नहीं था, ना ही कोई पोटली थी। हमारे जांजगीर चांपा के बने हुए कोसे का एक थैला था जिस पर लिखा हुआ था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो एक नया छत्तीसगढ़ जिसकी अपनी पहचान हो, अपनी माटी की खुशबू हो, अपनी संस्कृति की खुशबू हो, ऐसे छत्तीसगढ़ को गढ़ने की दिशा में यह बजट आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा होता जी, मैं आपसे फिर आऊंगा। पिछले साल जो हम राजीव गांधी जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं एक बार बात कर लूं। संजय श्रीवास्तव जी, इस बजट को लेकर क्या राय है बीजेपी की? देखिए, अपेक्षा के अनुरूप होता जी वही कि ढाक के 3 पात और केवल सपनों के सौदागर के रूप में ये बजट सामने आया है। इस पूरे बजट के अंदर में किसी प्रकार की कोई ठोस योजना नहीं, और ठोस योजना इसलिए नहीं कि उसका कारण भी है कि पिछले वर्ष के बजट को यदि हम पीछे पलटकर देखें, उतना समय तो नहीं है, नहीं तो मैं पूरे बजट का उल्लेख करता कि इन्होंने जब पिछले वर्ष जो बजट लाया था उसका कितना क्रियान्वयन इन्होंने किया। यदि मैं बस्तर से प्रारंभ करते हुए ITI और IIM तमाम प्रकार के विषय खड़ा करूं तो मुझे लगता है कि शायद उस बजट का कहीं कोई उपयोग पिछले वर्ष नहीं हुआ। इसलिए इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया है, यह भी विशुद्ध रूप से एक कह सकते हैं कि सौदागरी का विषय सामने आया है, और मुझे नहीं लगता कि धरातल से जुड़ा हो कोई मामला सामने है कि इसको आने वाले वर्ष के अंदर में भूपेश बघेल जी की सरकार करेगी। वैसे भी जो बजट होता है वो भविष्य की योजनाओं के लिए होता है, और आय व्यय के आधार पर आने वाले समय के अंदर में हम क्या काम कर सकते हैं, इसके आधार पर एक संरचना बनती है कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार बजट बनाए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि जिन घोषणा पत्र के आधार पर, जिन घोषणा पत्र के जो 2 प्रमुख बिंदु थे, चाहे वो शराबबंदी की बात करें, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, ये तीसरा बजट था भूपेश बघेल जी का। हमें उम्मीद थी कि शायद उनको कुछ राहत मिली, महिलाओं को मिलेगी, या कुछ राहत हमारे युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगी। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि इस पर किसी भी प्रकार का कहीं कोई मामला सामने नहीं आया। और तो और कर्मचारी, जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, जिनकी एक लंबे समय से मांग रही है, विस्तृत, चाहे हम उनकी बात करें, एरियर्स की बात करें, जी मैं सेक्टर वाइज बात करूंगा किसी प्रकार का संजय जी उनको लाभ नहीं मिला। ठीक है। प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे जी, आप अर्थशास्त्री हैं, आप बजट को अलग तरीके से देखते हैं, ना कि राजनीति या अन्य स्वरूप पे। मेरे सामने एक चीज याद आ रहा था कि जापान में उनके पास सरप्लस बजट था, लेकिन हालत यह हो गया, एक जमाना था, एक भारतीय मुद्रा 1 रुपया का मतलब होता था येन, यानी जापानी मुद्रा का 72 रुपए, वहां का 72 येन। पैसे का अवमूल्यन भी हो गया। अमर्त्य सेन कहते थे
खाद्यान्न के अभाव से कोई भुखमरी नहीं होती, लोगों की क्रय शक्ति होनी चाहिए। अभी भी जो भारत से अर्थ जिनको नोबेल मिला, उनका भी यही राय था कि लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए। कोरोना ने इन सारी चीजों को पलटा के रख दी। लोगों के जेब से पैसा छीन लिया गया कोरोना से, ना कि लोगों को रोजगार मिला। प्राकृतिक आपदा थी। इस बजट से आपको क्या लग रहा है? निर्माण क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोगों के पास रोजगार में कितने अवसर आएंगे, कितना पैसा आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने रहेंगे, और आपको क्या लग रहा है यह बजट छत्तीसगढ़ को कहां ले जाएगी? एक अर्थशास्त्री के रूप में आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे जी? आपने बहुत ही सही बात कही है। चाहे आपने अमर्त्य सेन जी का उल्लेख किया या नोबेल लॉरेट अभी जो है अभिजीत बैनर्जी जी ने जो बात कही है, और आप उस नजरिए से यदि बजट को पे मुझसे टिप्पणी चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि ये जो संकट काल रहा और ये एक प्रकार से बहुत विषम जो आर्थिक परिस्थितियां थी, उसमें इस प्रकार का बजट तो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि यदि देखेंगे तो आर्थिक परिस्थितियां जो है केंद्र के लिए भी थी, वहां भी आप देखेंगे तो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 15% का है, छत्तीसगढ़ में भी 14% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो बजट, हम बजट को इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इस बजट को हम सामान्य परिस्थितियों का इसको बजट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये विषम परिस्थिति में प्रस्तुत किया गया ये बजट है। तो हमको इस संदर्भ में ही इसको देखना पड़ेगा। और यदि आप देखें को तो यदि इस विषम परिस्थिति का बजट पे कितना असर हुआ है, यदि आप देखना चाहें तो इसके तो दो मापदंड हैं। यदि हम इसको बजट में यदि देखना चाहेंगे, एक मापदंड ये है जो कि जो है मुख्यमंत्री अपनी बजट स्पीच में भी कह रहे थे कि हमारी जो पूरी छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति है, जो छत्तीसगढ़ की जो आय है, उसमें जो कंपैरेटिवली जो गिरावट हुई है, जो मंदी का कम प्रभाव दिखा, एक बात है। पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्रभाव आंकने का, इसका इस संकट का बजट पे। तो वो प्रभाव हम देख सकते हैं कि इसका आखिर क्या असर पड़ा, कि छत्तीसगढ़ की जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस पर कितना असर पड़ा, या हमको जो अभी जो रेवेन्यू मिलने वाला है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इसमें यदि आप देखेंगे कि कितना असर पड़ा है, तो बजट ये बोलता है इसमें कि हमको जो हमने बजट एक्सपेंडिचर रखा था, कि पिछले साल हमने कल्पना की थी कि हमें 26,000 करोड़ के लगभग टैक्स रेवेन्यू छत्तीसगढ़ का ओन रिसोर्सेज से मिलेगा, तो ये कम होके 22,450 करोड़ हुआ। मतलब कोरोना इंपैक्ट जो कहेंगे, ये विषम आर्थिक परिस्थिति मैं बता रहा हूं, इस परिस्थिति में हमको बजट विश्लेषण करना पड़ेगा। जब पेट्रोल से एक बड़ा मात्रा मिल रहा है और शराब से एक बड़ा टैक्स मिल रहा है, उसके बावजूद भी टैक्स रेवेन्यू जरूर मिल रहा है, पेट्रोल से मिल रहा है। पर आप देखें तो पेट्रोल में जो ज्यादा शेयर है, वो 33 रुपए के लगभग जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो पेट्रोल का जो केंद्र सरकार ले जाती है, 18 रुपया करीब मिलता है राज्य सरकार ज्यादा है, 33। जी हाँ, और राज्य सरकार का कम टैक्सेशन है, 19 रुपए यदि राज्य सरकार का है तो केंद्र का 33 रुपए का टैक्सेशन है पेट्रोल डीजल में। तो और दूसरा चीज ये है, इस पे जो असर जो रहा कि जो केंद्र से भी जो राशि मिलने वाली थी सरकार को, क्योंकि दो पार्ट होते हैं कि सरकार का ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है और दूसरा हमको केंद्र से सहायता मिलती, तो वो चीज यदि आप देखेंगे तो उसमें लगभग जो है टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में जो केंद्र से राशि मिलती है, जो हमने बजट एक्सपेंडिचर रखा था, उसमें लगभग 11,163 करोड़ रुपए हमें कम डिवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में, इस विषम परिस्थिति में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक बहुत भारी भरकम बजट होगा और उसमें जो है सभी जो है सेक्टर को संतुष्ट करेंगे। परंतु फिर भी जिस तरीके से इस बजट में इनकी जो फ्लैगशिप योजना है उनमें जो प्रावधान बढ़ाया गया है, और बजट का आकार भी 97,000 करोड़ से ज्यादा का है, परंतु इसमें कुछ जो और जो बात कही गई है कि खासकर रूरल एरियाज के लिए जो है, ग्राम एरिया के लिए है, और एक बात और कही गई है, मैं ग्रामीण और विकास और इस पे आऊंगा, पर एक बात और कहूंगा कि यहाँ पर सरकार ने ये बात कहा है कि जो है हम जो बहुत सारे जो रोजगार जो शासन की है पद सृजित किए हैं, ये एक देखिए अभी 2-3 दिन पहले एक आया था, फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि अब हम नए पद सृजित नहीं करेंगे, ये केंद्र सरकार में आप देखेंगे। परंतु इस बजट में सरकार शासकीय जो है पद है शासन की सेवा के लिए, उसके नए पद सृजित कर रही है। दिस इज अनदर पॉजिटिव मूव मैं कहूंगा। और इस पे जो है दूसरा ये है कि यदि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सुधरेगा तो ये रोजगार मिलेगा। फिर मैं और
यदि आप चाहेंगे तो जो सरकार rural सरकार और के लिए ग्रामीण- प्रोफेसर साहब, अगर सरकार के लिए एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, क्योंकि रोजगार के नई सृजन नहीं करेंगे तो लोगों के जी। बीच में बेरोजगारी बढ़ेगी, और अगर उसको लाते हैं, नए पद का सृजित करते हैं या लोगों को नियुक्तियां देते हैं, तो राज्य के उस पर भार पड़ेगी। दोनों तरफ से फंस रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछना आरपी सिंह साहब से। आरपी सिंह साहब, बजट का जो देखा जाए लेखा जोखा, भारत सरकार से लगभग 44,000 करोड़ रुपया मिलना है टैक्स और अन्य हिसाब से। अगर जो स्थिति बन रही है, जैसे अभी कोविड को लेकर थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, चावल को लेकर तो मुठभेड़ तक हो गया, केंद्र सरकार कह रही है हम नहीं दे उठाएंगे चावल। ऐसे परिस्थिति में मनरेगा को लेकर दिक्कतें थी, बाकी लोगों को लेकर दिक्कतें थी, तो आपको क्या लग रहा है वो जो 40,000 करोड़ से भी अधिक राशि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, जिसकी जिक्र बजट में भी कह रहे हैं, नहीं मिला तो क्या होगा? आरपी सिंह साहब। देखिए, केंद्र सरकार से जो राशि मिलनी है वो केंद्र सरकार की मेहरबानी नहीं है, बल्कि हमारा अधिकार है। और ब्रह्मे साहब जैसा बता रहे थे, उस बात को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। तो जितनी राशि रमन सिंह सरकार को यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में मिला करती थी, उससे लगभग सालाना 18,000 करोड़ रुपए कम की राशि हमको मिलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र बैठी सरकार है, उसको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों से कितनी ज्यादा नफरत है, ये उसका उदाहरण है। अभी पीयूष गोयल जी के पास जब गए थे तो उन्होंने क्या कहा कि 1 रुपया बोनस अगर आपने दिया तो केंद्र सरकार आपका चावल नहीं उठाएगी। और मैं आज देख रहा था आप ही के चैनल पर होता जी कि जब बजट समाप्त हुआ तो 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति खड़े होकर कहता है कि 2 साल का बकाया बोनस कब दोगे। तो ये आपके दो चेहरे हैं। केंद्रीय मंत्री कहता है कि 1 रुपया दोगे तो चावल नहीं उठाएंगे, और 15 साल यहां मुख्यमंत्री रह व्यक्ति पूछता है कि बोनस कब दोगे। अरे तो दोनों मिलकर तय कर लीजिए। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। हमने किसानों के लिए इस बजट में राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 5,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया है, जो कि राशि लौटकर फिर से बाजारों में आती है। और हमारे बाजार पिछले साल भी सिर्फ राजीव गांधी न्याय योजना के चलते मंदी की चपेट में आने से दूर गुलजार हुए थे। इस बार जहां हमने गोधन न्याय योजना के तहत लगभग 80 करोड़ रुपए दिए, इस बार बढ़ाकर हम 175 करोड़ रुपए दे रहे हैं। राम वन गमन परिपथ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या रही, उनको प्रभु राम की याद नहीं है, चुनाव के समय आती है। हमने 138 करोड़ रुपए का परिपथ बनाना शुरू किया, और इस साल हम 30 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें भी करने जा रहे हैं। तो इस बजट में इंसान से लेकर भगवान तक सबके लिए प्रावधान किया गया है। संजय जी, जब इंसान से लेकर भगवान तक सबके लिए प्रावधान है, तो फिर बीजेपी की राजनीतिक जो भित्तिभूमि है वो तो डगमगाएगी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो लोग चिल्ला के बोलते हैं ना, उनकी स्थिति डगमगाती है होता जी, ये हमेशा से माना जाता है। ये तो वो सरकार है जो ये कहती है, 2 वर्षों का अनुभव ये है कि जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, और कर्ज लेकर घी पियो। 41,000 करोड़ 15 साल में और 30,000 करोड़ 2 साल में, अर्थात कर्ज लेकर घी पीना, ये कांग्रेस की पिछले कार्यकाल में है आपका। नहीं होगा। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुन तो लो भैया। मोदी जी की कहानी सुनाऊंगा आपको। बोनस का वादा आपने किया था, हमको बोलते आप दोनों मिलकर तय करो। अरे सुनो तो पीयूष गोयल जी ने तो 2 दिन पहले बोला है सर, धान का 350 रुपए का बोनस तो आप ऐलान किए थे संजय जी। अरे सुनो ना सर, आप क्यों बोल रहे हैं सर? आप मत बोलो ना सर। बोले बोनस किए थे, हमने नहीं दिया। हम सरकार में नहीं है। इन्होंने कहा हम देंगे। देव ना भैया, पत्रकारों का सवाल मना होता है। भैया सुनो तो, आप तो ऐसा है कि शराब बंद। सुनो तो अरे सुनो तो, पत्रकारों को देशद्रोही घोषित कर देते हैं सवाल पूछने पर। सरकार बैठ जाएगी, वेतन नहीं बांट। ठीक है। संजय जी अपनी बात रख ले। वेतन बांट नहीं पा रहे हो। सुनो तो, वेतन बांट नहीं पा रहे हो, और हमको बता रहे हो नहीं मिला है। सरकार पर आरोप लगा रहे हो। 2 आदमी का नाम बताइए जिसको वेतन नहीं मिला हो। वित्तीय मैनेजमेंट, 2 आदमी का नाम बता दीजिए जिसको वेतन नहीं मिला है। वित्तीय प्रबंधन के साथ में चलती है। सुन लो। अरे सुनो तो, वही नाम ले लो, ये कर लो, निगम मंडल घोषित कर दो ना भैया। हमसे क्या पूछ रहे हो? 4 ठो प्राधिकरण ले लिए, होता जी ने कहा निगम मंडल तो घोषित करते बन नहीं रहा है। 4 और लुभावना दे दिए 4 लोगों को। सुन लो,
तो ये जो बेवकूफ बनाने का काम जो कांग्रेस की सरकार देश की आजादी के बाद से करती है, आप करिए, हमें आपत्ति नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं भैया कि कर्मचारियों के लिए आपने क्या रखा है इसमें? वैक्सीनेशन के नाम पर आपके पास में इतना दर्द नहीं है कि 1 रुपए का प्रावधान आप अपने बजट में कर लेते। केंद्र से पैसा मांगेंगे, लेकिन हमारे लिए 1000-2000 करोड़ या 200-500 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के नाम पर आपने अपनी व्यवस्था के नाम पर नहीं रखा। पूरा भरोसा भैया मोदी जी देंगे तो हमारे वैक्सीनेशन होगा। यह स्थिति तो आपकी है। कोरोना संकट, कोरोना संकट, कोरोना संकट बोल रहे हो, बजट में भी बोल रहे हो कोरोना संकट है, लेकिन कोरोना के नाम पर 1 पैसा नहीं। ये आप अपना चेहरा है ना, आप उसमें देखिए। दूसरा, कर्मचारियों के लिए आपने क्या किया, चलिए बताइए। आपने एरियर्स आप दे नहीं पा रहे हैं, वेतन वृद्धि आप कर नहीं पा रहे हैं, तमाम प्रकार के सर्विस जो 7 पे कमीशन की जो अंतर की राशि वो आप नहीं दे पा रहे हैं। कर क्या रहे हैं, क्या कहेंगे, मचा रहे हैं और कर रहे हैं कि आपने कहा कि नई नौकरी बोल रहे सर। 50,000 संविदा को आपने बाहर कर दिया, 50,000 संविदा के लोगों को आपने बाहर कर दिया। सबसे पहली बात, अगर कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित थी, तो ये बताइए वेतन आयोग को रद्द किसने किया? मोदी जी ने। चिंतित नहीं है, चर्चा हो रही है भाई। मैं आपको बताता हूं, पहले सुन लीजिए। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश अमेरिका के ऊपर 29 लाख करोड़ डॉलर का कब्जा है। आपके मोदी जी इस साल सरकार चलाने के लिए बाजार से 12,10,000 करोड़ रुपए देने वाले हैं। आपको अमेरिका में हो, योगी जी बैठे हैं, उसके ऊपर 5.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। आपका गुजरात समझ नहीं पा रहा है, अमेरिका की करते हो, कर्जा है, बात अमेरिका की कर रहे हो। संस्कृति है, छत्तीसगढ़ चला नहीं पा रहे, बात अमेरिका की करते हो यार। अरे यहां बताओ इस बजट के अंदर में क्या प्रावधान दिया है? राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन योजना, सड़क कौन बनाएगा भाई? शिक्षा में कौन पैसा खर्च करेगा? स्वास्थ्य के लिए क्या योजनाएं हैं? इरिगेशन के लिए क्या योजनाएं हैं? जरा बता तो दो मेरे को कि केवल कर्जा लेकर वेतन बांटोगे। मेडिकल कॉलेज के लिए क्या है? अमेरिका पहुंच गया, छत्तीसगढ़ समझ नहीं रहा है। छत्तीसगढ़, अरे हो गया, आग में हर जिले मुख्यालय बस्तर 200-300 करोड़ में आप पूरे छत्तीसगढ़ की सड़क बनाओगे, बनाया जाएगा। 300 करोड़ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। होमगार्ड के रूप में नौकरी देने जा रहे हैं। 26 साल बाद 14,000 युवक युवतियों को बस्तर में आप 45 चावल देने वाले थे पिछली बार। बस्तर में 45 कहां गए? कहां गया चावल? अरे कहां गया चावल? 45 चावल देने वाले थे बस्तर में। कमीशन चोरी के लिए 200 फूट पार्क बनाने वाले थे, कहां गया? परेशान मत होइए आप। 200 फूट पार्क देने वाले थे, कहां गया? केवल बजट में बेवकूफ बनाना है तो ठीक है, हम नौकरी देंगे। ठीक है संजय जी, आरपी जी, एक सेकंड, मैं प्रोफेसर ब्रह्मे जी से एक सवाल पूछ लो। प्रोफेसर साहब, अरे ये एक लेनिन का एक बजट में रखना है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे, लेनिन का एक बात थी कि अगर अर्थनीति में, अर्थशास्त्र में अगर राजनीति का हावी हो जाता है तो राजनीति भी खत्म हो जाती है और अर्थनीति भी खत्म हो जाती है। छत्तीसगढ़ की जो बजट अभी आई है, जो आज की है, आपको क्या लग रहा है? रोजगार देगी? किस तरह से इसका बनाया गया है? बहुत संक्षेप में सर, आखिरी पड़ाव पे है, बजट को लेकर फाइनल कमेंट आपका। जी हाँ, फाइनल कमेंट ये है कि बजट यदि देखिए आप, इकोनॉमिक जो वातावरण है, आर्थिक सुधार है, यदि छत्तीसगढ़ उस मार्ग में आगे चलता है, वृद्धि की ग्रोथ पाथ में जाता है, तो उससे रोजगार सृजित होते हैं, है ना। कोई भी सरकार सभी लोगों को गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे सकती है। तो यदि आप एक अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बजट के माध्यम से बनाते हैं, और जो आपने जो 6 बिंदुओं पे बजट को रखा है, और जो लास्ट पॉइंट है जो आप ट्रांसफॉर्मेशन का कहा है, तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसका आप रूपांतरण, जो एक जो पिछड़ी इकोनॉमी है या जो है थोड़ी लो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसको आप आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तौर पे यदि होगा तो ये ठीक है सर। आज इतना ही समय है सर। प्रोफेसर ब्रह्मे साहब क्षमा चाहूंगा, आज समय इतना ही हो गया। आरपी सिंह साहब, संजय श्रीवास्तव जी, साथ ही प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बजट कुछ नहीं, हमारे लिए सरकार क्या करना चाहती है उसी का ही लेखा जोखा है। अगर हमारे हिस्से के लिए भी कुछ रखा है तो बेहतर बजट कहा जाता है, और हमारे हिस्से के लिए कुछ नहीं है तो बजट सही नहीं माना जाता है। यह आम जनता के हिसाब से अगर बजट को माना जाए, आप देख लीजिए किसके लिए क्या रखा है, और फिर हम इसी को लेकर
कल और परसों 2 दिन बजट को लेकर भी सदन में चर्चा होगी और आप तक और भी बातें हम न्यूज 18 के जरिए पहुंचाएंगे। लेकिन आज समय हो गया है, हमें दीजिए विदाई। This shows is छत्तीसगढ़ में